पिछले टर्म पे हम लोगों ने देखा था कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन। तो यदि कोई कर्व्ड सरफेस है जिसके एक तरफ म्यू 1 दूसरी तरफ म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मौजूद दिख रहा है और कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज कहाँ बनेगा ये हम जानना चाहते हैं। फाइंड इमेज पोजीशन ऑफ। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस से होगा। तो यहाँ ये पोल आप देखेंगे, रेज यदि पोल के थ्रू आती तो सीधे गई और यहाँ पर आ रही होगी तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, कहीं नॉर्मल आप ड्रॉ करते होंगे और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद या ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ता होगा। यदि टुवर्ड्स नॉर्मल जो मुड़ रहा है, यदि ये ज्यादा मुड़ेगा तब तो यहाँ इमेज बन जाएगा, और यदि ये कम मुड़ता तो हो सकता है पीछे इमेज बन जाता। कहीं पीछे से आते आप देखते इस लाइन को। अब दोनों में से कोई भी संभावना हो सकता है। तो रे डायग्राम हम नहीं बना रहे, हम कहाँ चले आते हैं सॉल्व करते वक्त। म्यू रिफ्रैक्टेड बाय वी, म्यू इंसिडेंट बाय यू, म्यू रिफ्रैक्टेड माइनस म्यू इंसिडेंट बाय आर। इस केस में म्यू रिफ्रैक्टेड है 3/2, वी हमें नहीं पता, इंसिडेंट है 4/3, यू हमें पता है -60। 3/2 -4/3 अपॉन आर, यहाँ +20। 3/2 भी प्लस 1/45, 1/120। 3/2 भी इक्वल्स टू 1/120 माइनस 1/45। 3/2 भी इक्वल्स टू 120 इंटू 45, 45 माइनस 120, 3 इंटू 120 इंटू 25, सॉरी 45 by 2 into 75 माइनस के साथ, और ये आ गया अभी माइनस 'v' का वैल्यू जो आया कितना 108। सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा। तो हमें भी पता चल गया। तो रे डायग्राम बनाने के पीछे मत पड़िएगा, तो रे डायग्राम बनाने के पीछे नहीं पड़िएगा, क्योंकि रे डायग्राम के लिए हमने कोई बहुत मेहनत नहीं करना। यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू पूछा जाएगा, 108 किधर, 108 लेफ्ट की तरफ, निगेटिव आने का मतलब। क्या ये क्वेश्चन कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन का समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए,
derivation of Lenz formula and Lenz makers formula. यदि आप कहते हैं ये म्यू लेंस है और म्यू सराउंडिंग्स दोनों तरफ एक जैसा, तो ये R1 और ये R2, फर्स्ट कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन. यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होता तो म्यू एल बाई वी वन माइनस म्यू एस बाई यू इक्वल्स टू म्यू एल माइनस म्यू एस बाई आर वन. सेकेंड कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एल बाई वी वन इक्वल्स टू म्यू एस माइनस म्यू एल बाई आर टू. यहां मैंने 2 बार कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा है. पहले सरफेस के लिए म्यू इंसिडेंट वाला होगा म्यू एस और म्यू रिफ्रैक्टेड होगा म्यू एल, और दूसरे सरफेस के लिए म्यू इंसिडेंट वाला मीडियम होगा म्यू एल और म्यू रिफ्रैक्टेड वाला मीडियम होगा म्यू एस. और पहले सरफेस से जो इमेज बनेगा V1 वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा V1. और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2. बचा क्या? म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एस बाई यू म्यू एल माइनस म्यू एस बाई आर वन प्लस म्यू एस माइनस म्यू एल बाई आर टू. लेफ्ट साइड में म्यू एस कॉमन ले लो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू, और राइट साइड में म्यू एल माइनस म्यू एस कॉमन ले लो. ध्यान से देखना 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, क्योंकि दूसरे पार्ट वाला म्यू एस माइनस म्यू एल था. यदि म्यू एल माइनस म्यू एस कॉमन लेंगे तो एक माइनस वहां प्रकट हो जाएगा, और ये आ गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू. और u जब इनफाइनाइट लेते थे तो v हो जाता था f. तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, ये क्या हो गया? म्यू एल म्यू एस माइनस 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू. तो कृष्णा का जो बड़ा भारी एक टेंशन था, सर का बोझ था, उतर गया होगा, उसको डेरिवेशन दिख गया होगा. अरे कृष्णा, लेंस मेकर फॉर्मूला मिला कि नहीं, जिसपे पिछले टर्न पे बहुत टाइम पास किए हो? हाँ सर, मिल गया सर. लेंस मेकर्स फॉर्मूला. अब डेरिवेशन आता है तो खुशी की बात, और नहीं आता है तो भी खुशी की बात, क्योंकि अप्लाई करना तो मैंने पिछले ही टर्न पे सिखा दिया है. ये वैलिड किसके लिए है तो ध्यान दीजिएगा, फॉर थिन लेंस.
पेज चेंज करूं? यस सर। यस सर। बहुत कम यूज होने वाला एक फॉर्मूला देखो डेरिवेशन के साथ। लेंस के एक तरफ है म्यू इंसिडेंट, ये म्यू लेंस, और ये म्यू ट्रांसमिटेड ऑब्जेक्ट। अब कैसे लिखेंगे? म्यू एल बाई वी वन माइनस म्यू आई बाई यू, म्यू एल माइनस म्यू आई बाई आर वन। और दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए म्यू टी बाई वी माइनस म्यू एल बाई वी वन, म्यू टी माइनस म्यू एल बाई आर टू। इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू ट्रांसमिटेड बाई वी माइनस म्यू इंसिडेंट बाई यू इक्वल्स टू म्यू एल माइनस म्यू आई बाई आर वन, और दूसरा म्यू टी माइनस म्यू एल बाई आर टू। तो यदि किसी लेंस के दोनों तरफ अलग अलग मीडियम, R1 की तरफ म्यू वन और R2 की तरफ म्यू टू, और बीच में हो गया लेंस, यदि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, फॉर्मूला लिखा जाएगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू एल माइनस म्यू वन बाई आर वन प्लस म्यू टू माइनस म्यू एल बाई आर टू। दोनों तरफ यदि अलग अलग मीडियम हो तो फॉर्मूला ऐसे यूज करते हैं। सर ये तो नहीं याद रख सकता मैं, कोई बात नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। पिछले पेज पे आ जाओ ना, इस एक बार और देख लो। यदि यहाँ म्यू एस वन होता, इधर म्यू एस होता और इधर म्यू एस डैश होता, तो यहाँ म्यू एस होता और यहाँ म्यू एस होता और यहाँ म्यू एस डैश होता। जब हम इन दोनों को ऐड करते तो म्यू एस डैश अपॉन ही म्यू एस बाई यू, तो ये वाला रिजल्ट आ जाता। वही तो था जो पिछले वाले पेज पे हमने देखा, अगले वाले पेज पे देखा था। क्या ये बात समझ में आई? यदि दोनों तरफ अलग अलग मीडियम हो। सर आप ये बताओ याद कैसे रखते हैं? ध्यान से देखो, वन है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये R1 है और ये R2 है, ये म्यू लेंस है और ये म्यू टू है। ऑब्जेक्ट और इमेज दिमाग में एक बार ले आओ, भले ही उधर बने ना बने। म्यू टू बाई वी और म्यू वन बाई यू, पहला काम करके खत्म कर दिया। और R1 के दोनों तरफ कौन है? म्यू एल माइनस म्यू वन बाई R1, और R2 के दोनों तरफ कौन है? म्यू टू माइनस म्यू एल बाई R2। क्या ये याद रह जाएगा या एक बार और लिख के बताओ? यस सर, पेपर तक हो जाएगा याद। ये L है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इंसिडेंट रे होगा, यहाँ ट्रांसमिटेड होगा। इधर वाला म्यू आई कह लें और इधर वाला म्यू टी कह लें। इमेज भले ही लेफ्ट साइड में ही क्यों ना बने, लेकिन फॉर्मूले में V के ऊपर में आने वाला है म्यू टी वाला, और U के ऊपर में आएगा म्यू इंसिडेंट वाला। और R1 के दोनों तरफ देखो, म्यू एल माइनस म्यू इंसिडेंट बाई R1, और R2 के दोनों तरफ देखो, दूसरे कर्व के दोनों तरफ म्यू टी माइनस म्यू एल बाई R2।
क्या ओके मान लूं? यस सर। फाइनल इमेज ढूंढना है, कहाँ बनेगा? ये μ1 हो गया 1, μl हो गया 3/2 और μ2 हो गया 4/3। ध्यान से देखिए, 4/3 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 3/2 माइनस 1 अपॉन प्लस 10, 4/3 माइनस 3/2 अपॉन माइनस 20। u के बदले क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, -30, क्योंकि साइन कन्वेंशन जो लोगे वो तो यही रहेगा, प्लस वाई प्लस एक्स। R1 पॉजिटिव होगा, u निगेटिव होगा, R2 निगेटिव होगा। सॉल्व करते हैं, 4/3 भी प्लस 1/30, 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/120, 120 7/120, 4/3 भी इक्वल्स टू 7/120 माइनस 1/30, 120, 7 minus 4, 3/120, 1/40 इक्वल्स टू 4/3 और ऊपर में आ गया 40 इक्वल्स टू 160/3। प्लस आने का मतलब इधर कहीं बना होगा इंग्लिश। यहाँ देखना, थिक लेंस R1 10 सेंटीमीटर, थिकनेस 20 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर। एक म्यू दिया गया है 3/2, ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा ये हम जानना चाहते हैं। फर्स्ट सरफेस, थ्री बाई टू अपॉन v माइनस 1/-60, 3/2 माइनस 1/R1। यदि समझ में आए तो बड़ी खुशी की बात।
और नहीं समझ में आए तो लोकतंत्र बहुमत के साथ है। थ्री बाई टू भी इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/60। v equals to 45 सेंटीमीटर प्लस। इसका मतलब हो गया पोल P1 से 45, यहाँ इमेज I1 बना है, तो P2 से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? -45 20। ध्यान दीजिएगा, दूसरे सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, I1 जो है पहले सबसे का इमेज दूसरे सरफेस के ऑब्जेक्ट है, जबकि रेज आ रही है लेफ्ट से राइट और राइट साइड में ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल कहलाएगा। फॉर सेकंड सरफेस, जबकि इमेज के बारे में ये कहेंगे ये रियल इमेज है फॉर फर्स्ट सरफेस, लेकिन यही बन गया सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला अब देखिए सेकंड सरफेस के लिए, और सेकंड सरफेस फॉर्मूला तो पहले वैसे ही लिख लो, μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। mu refracted by v minus mu incident by u, mu refracted minus mu incident by r2। दूसरे सरफेस के लिए देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, म्यू आर हो गया एयर और v हम ढूंढ रहे हैं, म्यू आई हो गया ग्लास, इंसिडेंट पे ग्लास में होगा, R2 वाले सरफेस पे पहले रेज आया होगा लेफ्ट से राइट जाते हुए ग्लास में, बाय यू के बदले 25 प्लस में लिखना होगा मुझे, क्योंकि राइट साइड है ऑब्जेक्ट। म्यू आर 1 माइनस म्यू आई 3/2 अपॉन R2 माइनस 30, 1/v माइनस 3/50 माइनस माइनस प्लस 1/60, 1/v 1/60 प्लस 3/50, 50 प्लस 180/3000, v हो गया v हो गया 300/13, ट्वेंटी 23 सेंटीमीटर के आसपास। I2 यहाँ बनेगा इस पोल से 23 सेंटीमीटर के आसपास। पॉजिटिव आया है। वृंदा, क्या मैं मानूं थोड़ा बहुत समझ में आ गया? यस सर, मुझको आ गया। उधर मौर्य आप बताओ, ऋषभ, मुकुल, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, रास्ता कहो तो एक बार और मैं समझा दूं। सेकंड सरफेस, सर सेकंड सरफेस बताओ। ऑब्जेक्ट कितने पे था फर्स्ट सरफेस से? सर 60 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ पर बनाया था आपने?
45 सेंटीमीटर पे। यहां से रेज ले और ये ऐसे ले जाओ 45 पे। लेकिन यहाँ आने के बाद ये रास्ता थोड़े ना फॉलो करेगा, ये जो है यही O2 हो जाएगा। I1 is behave as object for second surface refraction। अब केवल तुम ये देखो कि एक रेज ऐसे आ रही है, ये R2 सरफेस है, यहाँ ग्लास है और यहाँ एयर है, तो इमेज कहाँ बनेगा? अब बताओ, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। इस कर्व सरफेस पर आते वक्त ये मुड़ जाती होगी, तो यहाँ इमेज बनता होगा फाइनल। यहाँ आने के बाद ये टर्न लेगी और यहाँ बनेगा I2। अब तुम्हारे लिए U2 कौन कहलाएगा? U2 कहलाएगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। और इमेज जो बना है ये कहलाएगा V2। और दोनों ही किस तरफ है? ये पोल से देख रहे हो, दोनों ही राइट साइड में है, दोनों ही राइट साइड में है। प्लस वाई प्लस एक्स, तो U2 क्या देख रहे होगे? ग्रेटर देन 0, R2 लेस देन 0। V2 हम ढूंढ ही रहे हैं, यदि राइट साइड आएगा तो ग्रेटर देन 0। म्यू इंसिडेंट, म्यू ग्लास, म्यू रिफ्लेक्टेड, म्यू एयर। क्या और डिटेल समझाऊं? हो सर, आ गया। कृष्णा, आ रहा है सर। ना ना, इतने जल्दी नहीं आता है। ये चौड़ाई दी गई थी 20, तो 45 में से 20 घटा लो तो U2 तुम्हें दिखने लगेगा। 45 माइनस 20 दैट इज 25। अब देखो, म्यू आर बाई बी माइनस म्यू आई बाई यू, म्यू आर माइनस म्यू आई बाई आर लिखना चाहते हो। किसके लिए? सेकेंड सरफेस। म्यू आर हो जाएगा 1 बाई बी, म्यू आई हो गया 3/2, यू कितना हो गया? प्लस 25। म्यू आर 1, म्यू आई 3/2 और आर हो जाएगा -30। ऊपर चेक करो, -1/2 अपॉन -30, 1/60 प्लस में 1/v इक्वल्स टू 1/60 प्लस 3/50, 60 इंटू 50 प्लस 180, 18 5 23 बटे 300, 13 नहीं 23 कर देना, तो v का वैल्यू हो गया 300/23। कैलकुलेशन में पिछले पेज पे भी जाके देख लेना, 18 5 23 होना था यहाँ। थ्री 300/23। क्या इसको एक बार और समझाऊं? सर आ गया सर, कृष्णा को भी। ये सब
टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए आजकल आउट ऑफ ट्रेंड है। R10 R10 ये 20, यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट, ये है 30, म्यू है 3/2, ठीक लेंस है ये। फाइंड फाइनल इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। चलो आप कोशिश कर लो, उसके बाद मैं भी कोशिश करूंगा। रे डायग्राम ना बनाए इसकी कोशिश करना, केवल ऑब्जेक्ट इमेज दिखता चला जाए, I1 I2। I1 यहाँ बन गया 18 सेंटीमीटर पे, ये P2 से देखिएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो भी होगा दैट इज U2, और ये 38 हो जाएगा। अब लिखता हूं फॉर सेकेंड सरफेस, वन बाई V 2 माइनस 3/2 अपॉन -38, 1 माइनस 3/2 अपॉन अरे एक काम करना, यहाँ फिर से चेक कर लो कैलकुलेशन में, 3/2 -1 हो जाएगा 1/2, 1/20, और एक माइनस है पहले, हाँ ठीक है माइनस ही रहेगा। अगले वाले में आगे बढ़ते हैं फिर, 1 माइनस 3/2 अपॉन R2 दैट इज -10, 1/V2 माइनस माइनस प्लस 3/76 माइनस माइनस प्लस 1/20, 1/V2 1/20 माइनस 3/76, 76 minus 60 upon 20 into 76, that is V2, 1/V2। तो V2 कितना हो गया, 20 into 76 upon 16, चार चौबीस 16, 4 3 4 19 1976, 4 5 20, V2 equals to +95 सेंटीमीटर, चेक करना प्लस माइनस। यस सर। तो इधर आ जाएगा I2, ये फाइनल इमेज।
और ये सामने वाले पोल से 95 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। क्या मैं मान के चलूं कि इस तरह के क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे, यदि आवश्यकता हुई तो? यस सर। हाँ सर, खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे और सर। लेकिन आजकल ये आउट ऑफ ट्रेंड है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फोकस और F और 2F के बीच, इमेज कहाँ बनेगा? टू एफ के बाहर। तो यदि ये पता है आपको, तो रे डायग्राम का मतलब ये हुआ। तो जनरली इतना रे तो हम दिखाते नहीं। अब सोचो, यदि मैं आधा लेंस तोड़ दूं, या बीच का कुछ पार्ट तोड़ दूं, या बीच के कुछ पार्ट पे कागज चिपका दूं, तो क्या इमेज बनेगा या इमेज नहीं बनेगा, या दो इमेज बनेगा? या एक ही इमेज बनेगा? क्या लग रहा है चित्र देख के? इमेज एक ही बनेगा, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इंटेंसिटी कम हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया। यहाँ μ1 है, फिर μ2 है, फिर μ3 है, और फिर μ4 है। बताओ इसके फोकल लेंथ कितने तरह के मिलेंगे आपको? कई मटेरियल से बना लेंस देखो, क्या इस लेंस का एक फोकस होगा या अलग अलग सेक्शन का अलग अलग फोकस होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल रेज जो आएंगी वो अलग अलग मटेरियल से गुजरने पर अलग अलग जगहों पे जाके फोकस्ड होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी लेंस में जितने तरह के मटेरियल इन्वॉल्व होंगे, तो किसी ऑब्जेक्ट का उतने ही इमेज बनेगा। क्योंकि उतने ही तरह के फोकस होंगे। यदि हैं दो ही तरह
के मटेरियल μ1, μ2 और μ1, तो इसमें कितने इमेज बनेंगे? है 3 सेक्शन, 2 या 3? दो। दो। 2, क्योंकि फोकस 2 ही तरह के हैं। वृंदा, ये आइडिया क्लियर? यस सर। पुलकित है क्लास में क्या? सर पुलकित नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अनुज, यहाँ तक कंफर्टेबल? कुछ भी नहीं है समय सर। कुछ भी नहीं है। नहीं। तो हमने सीक्वेंस को भी देखा। इसमें भी कभी कभी फोकस जैसा वर्ड यूज हो जाता है। यदि ये μ1 हो, ये μ2 हो और ये r हो, तो कैसे इसे डिस्क्राइब करते हैं? तो हम तो जानते हैं μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। तो u जब इनफाइनाइट हो, हम इसे v के लिए f यूज कर लेते हैं। तो μ2/f माइनस μ1/इनफाइनाइट, μ2 माइनस μ1/r, 1/f कुछ ऐसा दिख जाता है। लेकिन इसका यूज बड़ा कम होता है, फिर भी यदि कभी टर्म आ जाए तो ऐसे हम सोच सकते हैं। आगे की कहानी है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें पहला ले रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ये कुछ ज्यादा नहीं, ये कन्वेक्स लेंस है। ये तो करता क्या है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो फोकस के भीतर, आप जानते हैं किसका इमेज यहाँ कहीं बनता है? सर नहीं जानता हूं। एक काम करो, पैरेलल आया, फोकस से चला गया और ऑप्टिकल सेंटर से गया। ये दोनों आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। आप क्या करते हो, इन्हें पीछे एक्सटेंड करते हो।
दूसरे को ही पीछे एक्सटेंड करते हो, जहां कहीं कट करते हैं वहां इमेज बना देते हो। क्या रे डायग्राम पसंद आया? यस सर, अच्छा है। ध्यान दीजिए कि माइक्रोस्कोप किसी छोटे ऑब्जेक्ट को हमें बड़ा करके बताता है। तो उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज ये बन रहा है, वर्चुअल डायरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। एक पॉइंट और, किसी बिल्डिंग को नजदीक से देखो, विज्ञान वाले ही बिल्डिंग के बगल में खड़े होकर उस बिल्डिंग को देखो, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, और बिल्डिंग की हाइट फील करो। अब थोड़ा दूर चले जाओ, रोड पे, मेन रोड पे, वहां से उसी बिल्डिंग को देखो, क्या उतने ही हाइट का दिखेगा या फील थोड़ा सा ये हो जाता है कि अब छोटा हो गया? और थोड़ा दूर से देखें, बहुत दूर से देखें उसी बिल्डिंग को, तो क्या उतने ही हाइट फील आता है या फिर हाइट छोटा फील आने लगता है? तो छोटा हो जाता है। तो हाइट जो है, जो फील है हाइट की, ऐसा थोड़े ना आप दूर गए तो ऊपर की एक माले उतार के रख लिएगा। जो फील है वो आंखों पे जो एंगल बनाता है बिल्डिंग, उस पर डिपेंड करता है। कोई ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से, ये बिल्डिंग है और आप यहाँ खड़े हैं, तब जो आंखों पे एंगल बनाता है ये बिल्डिंग, और आप यहाँ खड़े होते, यहाँ खड़े होते, और तब जो आंखों पे एंगल बनाएगा बिल्डिंग, क्या एक ही जैसा एंगल होगा या एंगल कम होता जाएगा? कुछ तो बोलो। सर कम होगा सर। तो ये जो एंगल होता है ना आंखों पे बनने वाला, वही फील देता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है। ऑब्जेक्ट तो सिंपल माइक्रोस्कोप से जब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर, एमपी, तो ये होता है थीटा बाई थीटा नॉट, वेयर थीटा नॉट एंगल subtended by object on eye when it is present at least distance of clear vision। ये 25 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम आई, और थीटा है एंगल subtended by final image on eye। अब आपके मन में ये विचार आ रहा है कि आखिर मैग्नीफाइंग पावर का क्या मतलब, तो ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्ट को, यदि छोटे ऑब्जेक्ट को सोचो ना, आपको किसी मेडिसिन के ऊपर उसका केमिकल कंपोजिशन देखना होता है तो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है, उसको आंखों के बहुत नजदीक लाते हो आप, कितना नजदीक,
सर मैं तो आंखों में ही रख लूंगा, अरे ऐसे थोड़े ना होता है। 25 सेंटीमीटर वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। वहां रख के देखते हो, उससे नजदीक लाओगे तो फिर से ब्लड हो जाएगा, नॉर्मल आई है तो, कोई आई डिफेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट को आप 25 सेंटीमीटर पर रखते हो तब जो वो आंखों पे एंगल बनाता है, मान लो थीटा नॉट है वो, और जब माइक्रोस्कोप से उसका इमेज देखते हो तब इमेज जो आंखों पे एंगल बनाता है या लेंस पे एंगल बनाता है, क्योंकि इस सिंपल माइक्रोस्कोप को आंखों के बहुत बगल में रखते हो, तो जो आंखों पे एंगल बनाएगा फाइनल इमेज वही आंख लेंस पे बन रहा होगा एंगल, तो लेंस पे जो फाइनल इमेज एंगल बनाता है दैट इज थीटा। तो यदि थीटा नॉट है 1 डिग्री और थीटा है 5 डिग्री, इसका मतलब 5 गुना फील आएगा। फिर से सुनिए, थीटा नॉट है 1 डिग्री और थीटा जो बना आंखों पे लेंस लगाने के बाद सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद वो 5 डिग्री है, इसका मतलब 5 गुना बड़ा इमेज फील आ रहा होगा। आप सोचो, घड़ी को ठीक करवाने कहीं जाते हो दुकान में, तो दुकान वाला उसके पार्ट्स को देखने के लिए आंखों में एक लेंस लगाता है छोटा सा, दैट इज कन्वेक्स लेंस। वही सिंपल माइक्रोस्कोप में, क्योंकि घड़ी के जो पुर्जे हैं बड़े छोटे छोटे हैं, उनको मैग्नीफाइड दिखने लगता है। तो यहाँ आपको मैं पहले थीटा से जान पहचान करा दूं, ये एंगल थीटा कहलाएगा। अब आप कहोगे सर ये एंगल थीटा कैसे कहला सकता है? ये जो एंगल है, ये एंगल मैं थीटा क्यों कहूं? क्योंकि फाइनल इमेज जो लेंस में बनाएगा वही तो हो गया थीटा, और आंख यही लेंस के अगल बगल कहीं होता है, ये है थीटा। और थीटा नॉट क्या होगा? आई रखो और आई के बगल में ये ऑब्जेक्ट है डी डिस्टेंस पे, और तब जो ये एंगल बना रहा होगा ये है थीटा। नॉट, ये है थीटा नॉट। आई और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लेंस ना हो और ऑब्जेक्ट हो डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर पे, तब जो एंगल बनता है आंखों पे दैट इज थीटा नॉट। यहां तक चले आए? यस सर। अब बताओ, यदि तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर लिखना है तो ये तो पता ही है कि ऑब्जेक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप से हम कोई कुतुब मीनार तो देखेंगे नहीं। सिंपल माइक्रो tan थीटा लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन v, और tan थीटा नॉट लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन v। और सिमिलर ट्रायंगल के कारण हाइट ऑफ इमेज अपॉन v हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u भी लिखा जा सकता है। आप ध्यान से देखिएगा, tan थीटा क्या क्या लिख सकते हैं? 2 ट्रायंगल है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन v या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u। तो हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला यूज किया, ये d बाई यू आ गया मैग्नीफाइंग पावर। जब भी कभी मैग्नीफाइंग पावर आपके पास आएगा, इसके 2 केसेस बनेंगे। एक पहला केस बनता है फॉर नॉर्मल है। सोचो, नॉर्मल आई का मतलब क्या? यदि आप बालकनी में खड़े होके बाहर का नजारा देख
रहे हो तो आंखों को उतना सिकोड़ना नहीं पड़ेगा, आंखों पे स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन किसी दवाई के ऊपर लिखा उसका केमिकल कंपोजिशन या प्राइस पढ़ रहे होगे तो आंखों को सिकोड़ना पड़ेगा, आंखें स्ट्रेन्ड होंगी। तो फॉर नॉर्मल आई का मतलब होता है फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट, फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट। यदि फाइनल इमेज इनफाइनाइट में देखना चाहते हो तो इसका मतलब यू को क्या कर दो, फोकस के बराबर। तो उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, d/f। और ये 5 स्टार फॉर्मूला, पिछला 2 स्टार और ये 5 स्टार। मतलब आपको मैग्नीफाइंग पावर कहे तो d/f सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। क्योंकि इंसान आलसी होता है, स्ट्रेन नहीं लेना चाहेगा, इनफाइनाइट पे इमेज बने इसकी कोशिश करेगा। इसके लिए ये कोशिश की जाएगी कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दें, फोकस पे रख दें, UF हो जाए, U टेंड्स टू F हो जाए, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने, बड़ा बहुत बड़ा। ये हो गया केस 1। सोचो यदि केस 1 है तो केस 2 भी होता होगा। केस 2 और स्ट्रेन्ड आई और फाइनल इमेज इज एट D 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। यार स्ट्रेन क्यों लेगा इंसान कोई, स्ट्रेन तब लेगा जब उसको बहुत ज्यादा डिटेल देखना है इमेज का। यू जो भी हो, फाइनल इमेज जो बन रहा है वो D डिस्टेंस पे बन रहा है। हम लोग क्या जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v के बदले -d, -1/-u, 1/+f। 1/u ये 1/u इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d। यहां से u का वैल्यू आ जाता है FD अपॉन F प्लस D। या यहां से ये भी आ जाता है, ध्यान से देखना, D से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, d/u इक्वल्स टू d/f प्लस 1। और d/u को ही कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीफाइंग पावर हमने क्या देखा, इंक्रीज हो गया। कि हम स्ट्रेन कब लेंगे, स्ट्रेन तब लेंगे जब हमें फायदा हो। तो मैग्नीफाइंग पावर पहले जितना था d/f अनस्ट्रेन्ड आई के लिए या नॉर्मल आई के लिए, उससे अब ज्यादा हो गया मैग्नीफाइंग पावर। अब ज्यादा और क्लियर दिखेगा d/f प्लस 1। तो पूछेगा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो उस केस के लिए, तो ये u निकालने का तरीका FD अपॉन F प्लस D। सर 1 मिनट पिछला पेज कर दो। नॉर्मल आई के लिए हमने क्या किया, नॉर्मल आई के लिए हमने ये मान करके काम किए फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे। एग्जाम्पल देख, नहीं एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। d/u
डी बाई एफ प्लस 1 for normal eye, for strained eye. फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और आपको इसका मैग्नीफाइंग पावर बताना है। कुछ नहीं कहा गया तो आप सोचेंगे फॉर नॉर्मल है। So 2.5. मैग्नीफायर डी बाई एफ 25/10 2.5 और आप जो लिखा हुआ देखते हो ना, ये मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट डायोप्टर नहीं होता, वो मैग्निफिकेशन का यूनिट था डायोप्टर। इसका यूनिट आप नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 2.5। कभी कभी ये एक्स में लिखा रहता है 2.5x, या कुछ नहीं लिखते हो, मैग्नीफाइंग पावर 2.5 मिल गया। यदि कह दे फॉर स्ट्रेन्ड आई तो क्या था मैग्नीफाइंग पावर? स्ट्रेन क्यों लेगा इंसान? यदि उसको फायदा मिले। देखिए 3.5 हो गया मैग्नीफाइंग पावर यदि स्ट्रेन लेगा तो। उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा? पच्चीस इंटू 10 बाय 25 प्लस 10, ये हो जाएगा 50/7। सेवन 7.1 सेंटीमीटर पे लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। के लिए यदि चाहिए सेटिंग करें। सर हाँ सर, वो हम भी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे सर, ज्योमेट्री ऑफ ऑप्टिक्स। फिर से बोलिए। ज्योमेट्री ऑफ ऑप्टिक्स से प्रैक्टिस करेंगे सर। हाँ जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस कब करेंगे? जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा तब की हवा में प्रैक्टिस करेंगे। सर ये तो इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट हो गया ना सर। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सारा मिला के एक ही होता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट का अलग चैप्टर और टेलीस्कोप का अलग चैप्टर और ह्यूमन आई का अलग चैप्टर नहीं होता, सारा मिला करके एक ही चैप्टर बनता है। चलो कृष्णा की बारी है। मैग्नीफाइंग पावर, आराम से माइक्रोफोन के पास मुंह ला करके बोलना शुरू करो। मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन किया है? थीटा बाई थीटा नॉट। अब बताओ थीटा नॉट कौन है? पता क्या है? थीटा नॉट कौन है? एंगल सबटेंडेड बाय आई सर। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन नेकेड आई, मतलब कोई और आगे कुछ ना हो। when object is placed, it is placed कहाँ पर? at d least distance of clear vision। आप कंपेयर करना चाहते हो कितना बड़ा दिखा रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को बढ़ा करके, तभी तो मैग्नीफाइंग पावर। तो जब आप मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हो, पहले ये तो पता हो आंखों से कितना बड़ा दिखेगा ऑब्जेक्ट। आंखों से जो बड़ा, जितना बड़ा दिखेगा दैट इज थीटा नॉट। अब थीटा कौन है? तो थीटा है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई, फाइनल इमेज ऑन आई और लेंस। लेंस इसलिए क्योंकि आई लेंस के बगल में ही रख के देखते हैं माइक्रोस्कोप में इमेज को।
अब सोचो यदि थीटा नॉट है 5 डिग्री और थीटा है 10 डिग्री, इसका मतलब डबल मैग्नीफाइड हो गया। जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे तो ये थीटा बाई थीटा नॉट निकल के क्या चला आया था, टेन थीटा बाई टेन थीटा नॉट। टेन थीटा नॉट हमने देखा था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यू आ गया था, तो ये हो गया था डी बाई यू। और इसके दो केस बनाया था हमने, फॉर अनस्ट्रेन और नॉर्मलाइज। ये क्या था, फाइनल इमेज जो होगा v क्या कर देते थे, इनफाइनाइट, जिससे u क्या हो जाता था f। तो हमने मैग्नीफाइंग पावर क्या लिख लिया था, d बाई एफ। और दूसरा केस क्या था, फॉर स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई के लिए v हो गया था d, तो u निकल करके चला आया था डी एफ बाई डी प्लस एफ। और मैग्नीफाइंग पावर हो गया था, स्ट्रेन हम क्यों लेंगे, यदि हमें कुछ मैग्निफिकेशन में, मैग्नीफाइंग पावर में फायदा मिले। क्या यहाँ तक याद हो गया, मैं मान लूं या नहीं याद Yes, हुआ, sir. कोई बताओ। याद हो गया सर, हो गया सर। केवल 2 बच्चों ने कहा है, अभी वृंदा और कृष्णा, आप भी कुछ बोलो। सर आ गया है। यस सर आ गया। कृष्णा को नहीं आया। सर आज मेरे से थोड़ी तबीयत खराब है सर। आज तो तुम्हारी तबीयत खराब में मैं याद करवा के रहूंगा। चलो पहले देखते हैं ये लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसका इमेज कहाँ बनेगा ये बता दो, फोकस के नजदीक है। फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ऑब्जेक्ट। रियल इमेज बनेगा या वर्चुअल इमेज बनेगा? सर वर्चुअल। सर मुझे नहीं आता। यहाँ फोकस है, ये रेज ऐसे आएगी। रे डायग्राम बनाना सीखा था कृष्णा तुमने, हाँ सर। या वो भी तबीयत खराब में गड़बड़ हो गया? वो सर मैं पढ़ नहीं पाया सर फिजिक्स से। अरे कोई बात नहीं, लेकिन रे डायग्राम बनाना सीखा या क्लास में सोए हुए थे आज की तरह? वो सर आप नहीं रहते उस दिन, नींद आ जाती है सर यहाँ पे। यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना सीखा तुमने या नहीं सीखा? अभी जो बनाया है वो समझ में आया, या उसको 2 बार और समझाऊं, या नहीं समझ सकते, तय कर लिया है नहीं समझना है, स्विच ऑफ मार दो। ये तो आ गया सर। ये क्यों आ गया? अच्छा चलो गलती से आ गया, मान लेते हैं। ये कहलाता है u और ये कहलाता है v, ये जानते हो या फिर से एक दिन बताओ? और एक फॉर्मूला भी जानते हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये सब हाँ सर आ गया सर, ये तो जानता हूँ सर। देखा सुना सा लग रहा है पल के, सर या इमेज में? ये काली काली आंखों को ध्यान से देखो और उसके बाद सोचो, इस काली आंख को वो ऑब्जेक्ट दिखेगा लेंस के दूसरी तरफ का, या इमेज दिखेगा? सर इमेज दिखेगा सर। अब वहां इमेज जो आंखों पे एंगल बनाएगा वो एंगल है थीटा। और तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे बचपन में, तो बताओ टेन थीटा तुम कैसे लिख सकते हो, क्या कोई रास्ता है तुम्हारे पास? हाँ सर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन भी, यस सर, या और दूसरा रास्ता क्या है? एच नॉट अपॉन यू। एच नॉट बाई यू। अब एक काम करो, काली काली आंखों के ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपना इमेज बना, अपना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखने दो, कितने डिस्टेंस पे रख के, डी डिस्टेंस पे रख के, तब जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा नॉट। अब बताओ टेन थीटा नॉट कितना लिखोगे? सर एच नॉट बाई डी। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, थीटा बाई थीटा नॉट। एंगल बहुत छोटा हो तो टेन थीटा बाई टेन थीटा नॉट। अब उठा के लाओ, टेन थीटा का वैल्यू क्या लिखना पसंद करोगे? एच नॉट बाई यू, और टेन थीटा नॉट का एच नॉट बाई डी। बताओ तो ये कितना आ गया, डी बाई यू। तो मैग्नीफाइंग पावर याद हो गया या अब भी नहीं याद हुआ? अब आ गया सर समझ में सर। हाँ तो स्विच ऑन करोगे ना दिमाग के,
इस चक्कर में मत रहोगे कि सर का चेहरा नहीं दिख रहा है, तो याद समझ में आ ही जाएगा। हाँ जी, मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू। एक्चुअली मैं परसों डॉक्टर के पास गया था, हायर एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, इसलिए घर पे ही रेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आज क्लास में रहता। कल भी किसी तरह क्लास लिया है वैसे इंस्टीट्यूट आकर के एक क्लास, लेकिन चूंकि एंटीबायोटिक के खाने के क्रम में बाहर निकलना थोड़ा सेफ नहीं है आज। यहाँ चेक करो मैग्नीफाइंग पावर में अभी तक में कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। अब इसके मैं 2 केस बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। पहला केस है फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का मतलब आंखों पे जोर ज्यादा ना देना, और ऐसा कब होता है, जब फाइनल इमेज जो हम देख रहे हैं इज एट इनफाइनाइट। ये कब होगा, भी यदि इनफाइनाइट तुम चाहते हो तो यू क्या करना पड़ेगा, फोकस के बराबर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, डी बाई यू किस में बदल जाएगा, डी बाई एफ। तो जब कुछ नहीं कहे, केवल मैग्नीफाइंग पावर पूछे, यू भी ना दे, तो डी बाई एफ सोचिएगा, क्योंकि इंसान स्वभाव से आलसी होता है। क्या यहां तक आ गए? यस सर। हाँ सर। अब एक पॉइंट और सोचो कि यदि हम कहते हैं केस 2 और स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई के लिए क्या होता है, आप सोचिए। फाइनल इमेज को बहुत क्लियर देखने की आपके मन में मनसा है, उसको डी डिस्टेंस पे बनाने की कोशिश करो। डिटेल चाहिए आपको। फाइनल इमेज एट डी, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, कहाँ है नहीं पता, लेकिन फाइनल इमेज मुझे पता है डी पे। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, 1/v माइनस 1/u प्लस 1/f, साइन के साथ रखते हैं, 1/-d माइनस यू प्लस एफ। ये 1/u हो गया, 1/f प्लस 1/d। यहां से u का वैल्यू आ गया df अपॉन d प्लस एफ, एलसीएम लेके इन्वर्टेड कर दिया, और यहां से d से मल्टीप्लाई कर दिया, d/u d/f प्लस d/d। ये d/u मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज d/f प्लस 1। अच्छा सोचो, इंसान स्ट्रेस क्यों लेगा, स्ट्रेन क्यों लेगा? कुछ फायदा हो तब तो स्ट्रेन लेगा। क्या फायदा हो रहा है यहाँ, चेक करो तो। पिछले नॉर्मल आई में कितना था मैग्नीफाइंग पावर, देखो तो फॉर्मूला कृष्णा। डी बाई यू। डी बाई यू का डी बाई एफ। और डी बाई एफ, डी बाई। अब बताओ, अब यहाँ स्ट्रेन लिया तो अब कितना हो गया, सर डी बाई एफ प्लस 1 सर बढ़ गया सर। स्ट्रेन लेना फायदेमंद रहा या नहीं रहा? सर हाँ सर। हाँ, तो इसलिए स्ट्रेन लेगा इंसान। तो जब खास करके कहे कि स्ट्रेन डाई के लिए मैग्नीफाइंग पावर बताओ, तो डी बाई एफ प्लस 1। यहां देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होगा, और मेरा मकसद अभी कोई आपको आइंस्टीन बनाना नहीं है, आप फॉर्मूला याद करें उसकी कोशिश है। एक जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस उसे कहेंगे, और एक आंखों के पास होगा, उसे आई पीस कहेंगे। ये एफ ओ और ये एफ ई, और दोनों लेंस को एक पाइप में रखेंगे, तो पाइप का लेंथ हम लोग कहते हैं, जिनमें ये रखा रहता है एल, जिनमें दोनों लेंस सेट होते हैं, एल है लेंथ ऑफ पाइप। इसमें कहानी क्या होगा,
ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर h1 बनेगा और h1 का ये इधर मैग्नीफाइड इमेज h2 बनाएगा और यहाँ पर होगा I, काली काली आंखें। अब फाइनल इमेज जो बनाता होगा एंगल, तो ये जो है ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा। इस सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क, माइक्रोस्कोप्स वर्क इज डन बाय आईपीस। और ये जो है ऑब्जेक्टिव, ये ओनली मैग्निफिकेशन का काम करेगा। और मैग्निफिकेशन का काम कब होता है? जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में हो। तो याद करिए 2f के बाहर बड़ा इमेज बनता है, 2f के बाहर बड़ा इमेज बनता है। शायद याद आ जाए आपको। रे डायग्राम में मत उलझो, मैं केवल ये समझाना चाहता हूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर में दो काम आप करते दिखेंगे, m ऑब्जेक्टिव इंटू m आईपीस। m ऑब्जेक्टिव केवल करेगा v0 बाई u0। ये यहां से यहां u0 और ये यहां से यहां v0। उसके बाद वाले के लिए ये कहलाता है ue और ये जो फाइनल इमेज बना ये कहलाता है v। और ध्यान दीजिएगा me जो हो जाएगा वो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम सोच रहे हो ना, वो d बाई यू। और इसके जो दो केस आप सोचोगे, फॉर नॉर्मल आई, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर v0 बाई u0 प्लस d बाई f। और दूसरा सोचते हैं फॉर स्ट्रेन्ड आई। सर मल्टीप्लाई आएगा ना सर प्लस की जगह। हाँ सॉरी, मैग्नीफाइंग पावर v0 बाई u0 इंटू d बाई fe प्लस 1। Yes, sir. तो ये यदि एक में आपने मेहनत कर लिया तो दूसरे में केवल एक v0 बाई u0 करता है नॉर्मल मैग्निफिकेशन, और दूसरा सिंपल माइक्रोस्कोप वाला वर्क करता है। क्या ये आइडिया याद रह जाएगा? यस सर। कृष्णा को तो दो बार और समझाऊंगा तब याद होगा। सर आगे सर ना वो तो रे डायग्राम अभी सोच रहा होगा। नहीं सर, ये तो समझ आ गया सर। क्या है फिर से बताओ। मैग्नीफाइंग पावर जब देखते हैं कंपाउंड में तो ऑब्जेक्टिव का और आई पीस का दो टुकड़ों का प्रोडक्ट, ऑब्जेक्टिव वाला सिंपल v0 बाई u0 और ये d बाई ue। तब दो केसेस बनते हैं, v0 बाई u0 इंटू d बाई fe, और दूसरा केस बनता है v0 बाई u0 इंटू d बाई fe प्लस 1। आराम से सोच लो, यदि कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर आ गया सर ये तो। कौन सा नॉर्मल आई के लिए है? इंसान आलसी है। फाइनल इमेज इनफाइनाइट है। फॉर नॉर्मल आई, फॉर स्ट्रेन्ड आई। यहां एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ पाइप। तो ध्यान से देखना, v ऑब्जेक्टिव प्लस ue के बराबर होगा। नॉर्मल आई के लिए देखेंगे तो v ऑब्जेक्टिव प्लस fe के बराबर होगा, और
स्ट्रेन आई के लिए देखेंगे तो वी ऑब्जेक्टिव डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, याद करो ना कहां पर ऑब्जेक्ट रखा करते थे, यूई के बदले डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। आपको पाइप का लेंथ भी पूछता है कई बार, तो वो भी देख लीजिए। सर एक बार पाइप का लेंथ दिखाना, यहाँ देखो तो पाइप का लेंथ एल किसके बराबर दिख रहा है अभी, क्या वी नॉट प्लस यूई के बराबर दिख रहा है? वी नॉट हुआ ऑब्जेक्टिव से जो इमेज का डिस्टेंस है पहले जो बना, और यूई हुआ वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा आईपीस के लिए, इसीलिए उसे यू कह रहे हैं डिस्टेंस। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है H1 और H2 है फाइनल इमेज। तो पाइप का लेंथ देखो तो क्या दिखा वृंदा, पाइप का लेंथ वी नॉट प्लस यूई। यस सर। और बताइए जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बनेगा तो यूई के बदले क्या रख दोगे आप? एफ ई, एक मिनट। क्योंकि फोकस पे रहेगा तो इमेज इनफाइनाइट पे बनता है। तो लेंथ हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई। और यदि फाइनल इमेज आप देखते हो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे, उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है, वो मतलब H1 को कहाँ रहना पड़ेगा, डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ सी डिस्टेंस पे। यस सर। अरे वो यहाँ डिराइव किया था हम लोगों ने। यस सर। देखो ना सेकंड केस में यहाँ डिराइव किया था, सर आगे सर। एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। सर वैसे आश्चर्य संयोग है, ऐसे कैसे आ गया? थोड़ा सा और कोशिश करो। ये यदि क्या बोले सर? ये यदि तुम यहाँ पर देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्टिव के जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा रेज ये कलेक्ट कर पाएगा। हम चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट के ये नजदीक रहे, लेकिन यदि ये एफ नॉट के भीतर चला आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि तब तो यहीं पे यदि एफ नॉट यहाँ हो जाएगा तब तो इमेज इधर कहीं बन जाएगा, उधर तो बनेगा ही नहीं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। एफ नॉट के तो बाहर रखना हमारी मजबूरी है। फिर भी हम क्या करते हैं, ब्राइट इमेज हमें मिले इसके लिए बहुत नजदीक रख देते हैं इसको। ये जो तुम देख रहे होते हो यू नॉट, ब्राइटनेस के लिए यू नॉट को ये जस्ट ग्रेटर देन होता है, और लेकिन बहुत बहुत नजदीक होता है एफ नॉट के। तो वी नॉट क्या हो जाएगा, टेंस टू इनफाइनाइट। यदि यू नॉट टेंस टू एफ नॉट हो जाएगा तो वी नॉट टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब वी नॉट फार ग्रेटर देन यू हो जाएगा। तो जो हम लिख रहे थे वी नॉट बाई यू नॉट, इसको हम लिख देंगे एल बाई एफ नॉट। ये अप्रोक्सीमेशन देखिए, आप जो पाइप का लेंथ लेंगे ना, उसमें मान लो यहाँ पर H1 बना, तो ज्यादा पार्ट किसका हो जाएगा, वी नॉट का, और यूई क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो वी नॉट इज फार ग्रेटर देन यूई, और एल जो है वो वी नॉट प्लस यूई है, जिसको लगभग बराबर वी नॉट के कह सकते हैं। तो एल क्या हो जाएगा, वी नॉट के बदले क्या लिख दोगे, एल, और यू नॉट के बदले क्या लिख दोगे, एफ नॉट। ब्राइट इमेज चाहत में हम बहुत नजदीक में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, लेकिन एफ नॉट के बाहर तो रहेगा लेकिन बहुत नजदीक। तो अब मैग्नीफाइंग पावर जो हमारा था वो था वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। नॉर्मल आई के लिए इसे लिख देंगे वी नॉट बाई एफ नॉट डी बाई एफ। ये बहुत कम यूज होता है, एक एक्सप्लेनेशन के लिए इसको चाहिए होता है कि हम देखें। इसमें मुझे बताओ, तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के दो कॉन्वेक्स लेंस है, और उससे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने वाले हो, तो किसको ऑब्जेक्टिव बनाओगे और किसको आईपीस बनाओगे? तो तुम कहोगे कि सर किसी को भी कुछ बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नीफाइंग पावर में।
फॉर्मूला देख के तो लग रहा है ऐसा ही, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि टू गेट ब्राइटर इमेज एफ नॉट शुड बी लेस देन एफ ई। एफ नॉट छोटा होगा तो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के नजदीक रख पाएंगे। एफ नॉट शुड बी लेस देन एफ ई। इस फॉर्मूले को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि मैग्नीफाइंग पावर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई भी फोकल लेंथ हो ऑब्जेक्टिव का, कुछ भी फोकल लेंथ हो आईपीस का। लेकिन ब्राइट इमेज चाहिए तो आप चाहेंगे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के नजदीक में रखें जिससे ज्यादा रेज कलेक्ट हो सके। तो ब्राइट इमेज के लिए हमें ये कंडीशन फॉलो करना होता है, एफ नॉट शुड बी लेस देन एफ ई। मैग्नीफाइंग पावर के लिए कोई जरूरी नहीं। अब बताओ आप लोग, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के दो लेंस हैं, किसको बनाओगे ऑब्जेक्टिव, किसको बनाओगे आईपीस? फिर 20 सेंटीमीटर वाले को आईपीस बना देंगे। हाँ, और 10 सेंटीमीटर वाले को ऑब्जेक्टिव। क्यों बनाएंगे ऑब्जेक्टिव? क्योंकि हमें फोकस के बाहर ही रखना है ऑब्जेक्ट को, लेकिन हम चाहते हैं नजदीक रहे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑब्जेक्ट, तो फोकल लेंथ छोटा ले लो। तो जो छोटा होता है उसको ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फोकल लेंथ जिसका छोटा होता है। सर काफी आज के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप ध्यान रखो, और मैं ऑप्टिक्स का शेयर कर देता हूँ बुकलेट, उसके एक्सरसाइज 1 आप ट्राई करो। सर आपने कर दिया उसे वैसे? शेयर कर दिया है एक्सरसाइज 1। अरे कृष्णा, फिर वेट किसके लिए कर रहे हो? अब आराम से बनाओ एक्सरसाइज 1, और 15 मिनट देते तो हम मैं टेलीस्कोप का भी मैग्नीफाइंग पावर याद करवा देता। सर अगली क्लास में कर लेंगे, एक साथ ना दिमाग में इतनी सारी चीजें घुसती नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। यस सर, थैंक यू, बाय।